अधिक खुशी से रह रहकर कनिका की आंखें भीग जाती थी। अब उसने एक मुकाम पा लिया था। संभावनाओं का विशाल गगन उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। पत्रकारों के जाने के बाद कनिका उठकर अपने कमरे में आ गई। शरीर थकावट से चूर था, पर उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। एक पत्रकार के प्रश्न पर पति द्वारा कहे गए शब्द कि इनकी जीत का सारा श्रेय इनकी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति को जाता है। कितनी आसानी से राघव ने अपनी जीत का सेहरा उसके सिर पर बांध दिया। अगर कदम कदम पर उसे उनका साथ और सहयोग नहीं मिला होता तो वो आज विधायक नहीं, गांव के एक दकियानुसी जमींदार परिवार की दबी सहमी बहू ही होती। इस मंजिल तक पहुंचने में दोनों पति पत्नी ने कितनी मुश्किलों का सामना किया है, ये तो वे ही जानते हैं। जीवन की कठिनाइयों से जूझकर ही इंसान कुछ पाता है। अपने वजूद के लिए घोर संघर्ष करने वाली कनिका सिंह इस महत्वपूर्ण बात की साक्षी थी। उसका मन रह रहकर विगत की ओर जा रहा था। तकिए पर टेक लगाकर अधलेटी कनिका मन को अतीत की उन गलियों में जाने से रोक नहीं पाई, जहां कदम कदम पर मुश्किलों के कांटे बिछे पड़े थे। बचपन से ही कनिका का स्वभाव भावुक और संवेदनशील था। वो सबके आकर्षण का केंद्र बनकर रहना चाहती थी। दफ्तर से घर आने पर पिता अगर एक गिलास पानी के लिए कहीं उसके छोटे भाई या बहन को आवाज़ दे देते तो वो मुंह फुलाकर बैठ जाती। पूछो तो होठों पर बस एक ही जुमला होता, पापा मुझसे प्यार नहीं करते। बात बात पर उसे सबके प्यार का प्रमाण चाहिए था। कभी कभी माँ बेटी की हठ देखकर चिंतित हो उठती थी। एक बार उन्होंने कनिका के पिता से कहा भी था, कनिका का स्वभाव जरा अलग ढंग का है। अगर इसे आप इतना सिर पर चढ़ाएंगे तो कल ससुराल में कैसे निभाएगी? न जाने कैसा घर परिवार मिलेगा इसे। तुम चिंता क्यों करती हो? समय सब कुछ सिखा देता है। हमसे जिद नहीं करेगी तो किससे करेगी? कनिका के पिता ने पत्नी को समझाते हुए कहा था। एक दिन कनिका के मामा ने उसके लिए राघव का रिश्ता सुझाया तो उसके पिता सोच में पड़ गए। अभी इसकी उम्र ही क्या हुई है? प्रकाश बाबू इंटर की परीक्षा ही तो दी है। इस साल आगे पढ़ने का उसे कितना चाव है। देखिए जीजाजी, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से मत निकलने दीजिए। पुराना जमींदार घराना है। उसका वैभव देखकर भांजी के सुख की कामना से ही मैं ये रिश्ता लेकर आया हूँ। कनिका के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। प्रकाश जी ने समझाया तो कनिका के पिता राजी हो गए। पहली मुलाकात में ही राघव और उसका परिवार उन्हें अच्छा लगा था। उन्होंने बेटी को समझाते हुए कहा था, राघव एक नेक लड़का है, तुम्हारी इच्छाओं का वो जरूर आदर करेगा। शादी के बाद कनिका दुल्हन बनकर ससुराल चली आई। गांव में बड़ा सा हवेली नुमा घर, चौड़ा आंगन, लंबे लंबे बरामदे भरा पूरा परिवार। कुल मिलाकर उसके मायके से ससुराल का परिवेश बिल्कुल अलग था। मायके में कोई रोक टोक नहीं थी, पर ससुराल में हर घड़ी लंबा घूंघट निकाले रहना पड़ता था। आए दिन बूढ़ी सास टोक दिया करती, बहू घड़ी घड़ी तुम्हारे सिर से आंचल क्यों सरक जाता है? ढंग से सिर ढकना सीखो। राघव अंतर्मुखी प्रवृत्ति का इंसान था। वो अपने दिल की बात कह नहीं पाता था और बचपन से ही बात बात पर प्रमाण चाहने वाली कनिका उसे अपनी अवहेलना समझने लगी थी। पुराना जमींदार घराना होने के कारण उसकी ससुराल वाले बात बात पर खानदान की दुहाई दिया करते थे और उनके गर्व की चक्की में पिस जाती साधारण परिवार से आई कनिका सुन सुनकर उसके कान पक गए थे। एक दिन कनिका ने दुखी होकर अपने पति से कहा, आपके जाने के बाद मैं अकेली पड़ी बोर हो जाती हूँ। गांव में कहीं आने जाने और किसी के साथ खुलकर बातें करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं समय का सदुपयोग करना चाहती हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मैंने प्रथम श्रेणी में इंटर पास किया है।
मैं और आगे पढ़ना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं लगता ये संभव हो पाएगा। बात बात पर खानदान की दुहाई देने वाली माँ जी, दादी माँ, बाबूजी क्या मुझे आगे पढ़ने देंगे? राघव ने पत्नी की ओर गहरी नज़र से देखा। पत्नी के चेहरे पर आगे पढ़ने की तीव्र लालसा को महसूस कर उसने मन ही मन परिवार वालों से इस बारे में सलाह लेने की सोच ली। उधर पति को चुपचाप देखकर कनिका सोच में पड़ गई। उसके अंतर मन की मिट्टी से पहली बार शंका की कोपलें फूटी कि ये मुझसे प्यार नहीं करते, तभी तो चुप रह गए। आखिर खानदान की इज्जत का सवाल है ना। कनिका 2-3 दिनों तक मुंह फुलाए रही। राघव ने भी कुछ नहीं कहा। एक दिन आवश्यक काम से राघव को पटना जाना पड़ा। लौटा तो चेहरे पर एक अनजानी खुशी थी। रात का खाना खाने के बाद राघव भी अपने बाबूजी के साथ टहलने चला गया। थोड़ी देर में बाबूजी का तेज स्वर गूंजा, राघव की माँ देखो, तुम्हारा लाडला क्या कह रहा है? क्या हुआ, क्यों आसमान सिर पर उठा रखा है? राघव की माँ रसोई से बाहर आती हुई बोली, ये कहता है कि बहू आगे पढ़ने कॉलेज जाएगी, विश्वविद्यालय जाकर एडमिशन फॉर्म भी ले आया है। कमाता है ना, इसीलिए मुझसे पूछने की जरूरत भी क्या है? ससुर जी भड़क उठे थे, लेकिन बाबूजी इसमें गलत क्या है? राघव ने पूछा तो माँ बिदक कर बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारे खानदान की बहू पढ़ने कॉलेज जाएगी? ऐसी कौन सी कमी है महारानी को इस घर में जो पढ़ लिख कर कमाने की सोच रही हैं? माँ, तुम क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? ये तुमसे किसने कहा कि ये पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती है? इसे आगे पढ़ने का चाव है तो क्यों ना हम इसे बीए में दाखिला दिलवा दे। राघव ने कहा तो अपने कमरे में पर्दे के पीछे सहमी सी खड़ी कनिका को जैसे एक सहारा मिल गया। पास ही खड़ी बड़ी भाभी मुंह बनाकर बोली, देवर जी हम भी तो रहते हैं इस घर में, बीए करो या एमए, आखिरकार चूल्हा चौका ही संभालना है। छोड़ो बहू, ये नहीं मानने वाला, रोज कमाने खाने वाले परिवार की बेटी जो ब्याह कर लाया है। छोटे लोग छोटी सोच, कनिका की सास ने कहा और भीतर चली गई। दरवाजे के पास खड़ी कनिका सन्न रह गई। छोटे लोग छोटी सोच, ये क्या कह गई माँ जी? क्या अपने भविष्य के बारे में चिंतन करना छोटी सोच है? बात बात पर खानदान की दुहाई देने वाली माँ जी ये क्यों भूल जाती हैं कि अच्छे खानदान की जड़ में अच्छे संस्कार होते हैं और शिक्षित इंसान भी अच्छे संस्कारों को हमेशा जीवित रखने का प्रयास करते हैं। रात बहुत बीत चुकी थी। कनिका की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। राघव भी करवटें बदल रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, कनिका, तुम कल सुबह फॉर्म भरकर मुझे दे देना। मैंने सोच लिया है कि तुम आगे जरूर पढ़ोगी। कनिका को आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई। सच? हाँ, मैं परसों पटना जा रहा हूँ। तुम्हारा फॉर्म भी विश्वविद्यालय में जमा करता आऊँगा। एक दिन राघव बैंक से लौटा तो बेहद खुश था। उसने कनिका से कहा, आज पटना से मेरे दोस्त आलोक का फ़ोन आया था। बता रहा था कि तुम्हारा नाम प्रवेश पाने वाली सूची में है। प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 25 है। तुम कल से ही सामान बांधना शुरू कर दो, हमें परसों जाना है, क्योंकि जल्दी पहुंचकर तुम्हारे लिए हॉस्टल में रहने की भी व्यवस्था करनी होगी। मैं हॉस्टल में रहूंगी? कनिका ने पूछा। घर से दूर अकेली क्या? यहाँ कॉलेज नहीं है? उसने अपने मन की बात कह ही डाली। देखो, विश्वविद्यालय की बात ही अलग होती है। तुम ज़्यादा सोचो मत, चलने की तैयारी करो, मैं बाबूजी को बताकर आता हूँ। कहते हुए राघव बाबूजी के कमरे की ओर चला गया। पटना आते समय कनिका ने सास ससुर के चरण स्पर्श किए तो सास ने उसे झिड़क कर कहा, जाओ बहू, बेहद कष्ट में थी ना तुम यहाँ, अब बाहर की दुनिया देखो और मौज करो। राघव के प्रयास से कनिका को महिला छात्रावास में कमरा मिल गया। उसे वहां छोड़कर आते वक्त उसने कहा था, तुम्हारे भीतर की लगन को महसूस करके ही मैंने अपने परिवार वालों की इच्छा के खिलाफ ये कदम उठाया है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना।
कनिका ने धीरे से सिर हिला दिया था। हॉस्टल के गेट पर खड़ी होकर वो तब तक पति को देखती रही जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गए। उसका मन ये सोचकर दुख से भर उठा था कि उन्होंने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। कितनी निष्ठुरता से छोड़ गए मुझे। इतना तो कह ही सकते थे ना कि कनिका मुझे तुम्हारी कमी खलेगी, पर नहीं, सच में मुझसे प्यार हो तब ना। आंसू पोंछकर वो अपने कमरे में चली गई। कुछ दिनों तक उसका मन खिन्न रहा, पर धीरे धीरे सब कुछ भूलकर वो पढ़ाई में रम गई। तेज दिमाग कनिका ने बीए फाइनल की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। एमए में प्रवेश लेने के बाद वो कुछ दिन की छुट्टी में घर आई थी। एक दिन राघव ने उससे कहा, एमए में तुम्हें विश्वविद्यालय में पोजीशन लानी है, उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है तुम्हें। कनिका ने सोचा छुट्टियों में घर आई हूँ, तब भी वही पढ़ाई की बातें, प्रेम की मीठी मीठी बातों का मधुरिम एहसास और वो दीवानापन न जाने क्यों राघव के मन में है ही नहीं। जब देखो पढ़ो, करियर बनाओ, उन्हें मुझसे जरा भी प्यार नहीं। कनिका कहाँ खो गई? राघव ने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। राघव कहता जा रहा था और कनिका जैसे जड़ हो गई थी। मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। क्या यही प्यार है? ना प्यार के दो मीठे बोल, ना मनोहार। ज़्यादा खुश हुए तो गए और हिंदी साहित्य की किताब उठा कर ले आए, स्वार्थी कहीं के। कनिका मैं तुम्हें कुछ दिखा रहा हूँ, राघव ने फिर कहा। तो कनिका बनावटी हंसी हंसकर बोली, हाँ अच्छी किताब है। कनिका ने मन ही मन एक ग्रंथि पाल ली थी कि राघव मुझसे प्यार नहीं करते, तभी तो अपने से दूर मुझे हॉस्टल भेजकर भी खुश हैं। क्या प्रणय की ये स्वाभाविक आँच जो मुझे हर समय जलाती रहती है, उन्हें तनिक भी नहीं जलाती होगी। उन्हें मुझसे प्यार हो तब ना। इन्हीं दिनों कनिका को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। पूरा परिवार खुश था। एक दिन राघव ने उसको समझाते हुए कहा, तुम्हें बच्चे के जन्म के बाद परीक्षा देने जरूर जाना चाहिए। साल बर्बाद मत करना, बीता समय फिर लौट कर नहीं आता। कनिका पति के साथ कुछ दिनों के लिए मायके आई थी। एक शाम घूमने के क्रम में वो गोलगप्पे वाले के सामने ठिठक गई तो राघव ने पूछ लिया, क्या हुआ? मुझे गोलगप्पे खाने हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अपना नहीं तो कम से कम बच्चे का तो ख्याल करो, राघव ने गुस्से से कहा। तो कनिका पैर पटकती हुई घर चली आई। आपने एक छोटी सी बात पर मुझे इतनी बुरी तरह क्यों डांटा? एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? अरमान ही रह गया कि आप कभी कोई उपहार देंगे या फिर कहीं घुमाने ले जाएंगे। मेरी खुशी से आपको क्या लेना देना? मुझसे प्यार हो तब ना। जब देखो पढ़ो, करियर बनाओ, जैसे दुनिया भर में और कुछ है ही नहीं। रात में कनिका मन की भड़ास निकालते हुए बोली। राघव कुछ पलों तक अपलक पत्नी को निहारता रहा, फिर संजीदा होकर बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? पति पत्नी का रिश्ता तो प्रेम और समर्पण की डोरी से बंधा होता है। अपनी सारी फिलॉसफी अपने तक ही रखिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मुझसे, हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। राघव बीच में ही कनिका की बात काट कर बोला। एक दिन कनिका गुड़िया जैसी बेटी की माँ बन गई। जब बच्ची 3 महीने की हो गई, तब राघव ने पत्नी से कहा कि उसे अब एमए की परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। क्या मैं 6 महीने में परीक्षा की तैयारी कर पाऊंगी? सोचती हूँ इस साल ड्रॉप कर दूं, अभी गुड़िया छोटी है। पत्नी की बातों को सुनकर उसे समझाते हुए राघव बोला, देखो कनिका, पढ़ाई का एक बार सिलसिला टूट जाने के बाद फिर ढंग से नहीं हो पाती। मैं गुड़िया के बारे में माँ से बात करूँगा। कनिका को लगा जैसे कोई मुट्ठी में लेकर उसका दिल भींच रहा हो। इतना बड़ा फैसला ऐसे सहज ढंग से सुना दिया जैसे छोटी सी बात हो। मेरी नन्ही सी बच्ची मेरे बिना कैसे रहेगी? कनिका की सास ने पोती को पास रखने से साफ मना कर दिया। मुझे तो माफ़ी करो तुम लोग, कैसी माँ है ये जो बेटी को छोड़कर पढ़ने जाना चाहती है? कनिका ने चीख कर कहना चाहा कि ये आपके बेटे की इच्छा है, मेरी नहीं, पर वो कह नहीं पाई।
एक दिन उसके पिता का फोन आया तो उसने सारी बातें उन्हें बताते हुए पूछा, अब आप ही बताइए पापा, मैं क्या करूं? तुम गुड़िया को हमारे पास छोड़कर हॉस्टल जा सकती हो बेटी। समय सबसे बड़ी पूंजी है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से राघव जी ठीक कहते हैं, उसके पिता ने कहा। कनिका के सिर से एक बोझ सा हट गया। दूसरे ही दिन वो हॉस्टल जाने की तैयारी करने लगी। नन्ही सी बेटी को मायके छोड़कर जाते समय कनिका का दिल रोने रोने को हो आया था, पर मन को मजबूत कर वो रिक्शे में बैठ गई। धीरे धीरे 6 माह बीत गए। कनिका जब भी अपनी बेटी के बारे में सोचती, उसका मन पढ़ाई से उचट जाता। वो इतनी भावुक हो जाती कि आंसुओं पर उसका बस नहीं रह जाता। कभी कभी वो खुद को समझाती हुई सोचती कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इस तरह की सकारात्मक सोच उसके मन में नवीन उत्साह भर जाती। आखिरकार कठोर परिश्रम का नतीजा सुखदायक रहा। कनिका ने विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में दूसरा स्थान पाया। राघव ने भी खुश होकर कहा था, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कनिका। कनिका ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से नेट करने के बाद उसने हिंदी साहित्य में पीएचडी की उपाधि भी हासिल की। उच्च शिक्षा ने कनिका की सोच को बहुत बदल डाला। सही गलत की पहचान उसे होने लगी थी। कभी कभी वो सोचती कि आज उसके पास सब कुछ है, प्यारी सी बिटिया, स्नेही पति, उच्च शिक्षा, आगे की संभावनाएं। क्या ये बिना राघव के सहयोग के संभव था? उसकी राह की सारी मुश्किलों को राघव ने अपने मजबूत कंधों पर उठा रखा था। वो जान गई थी कि प्रेम शब्दों का गुलाम नहीं होता। प्रेम तो एक अनुभूति है जिसे महसूस किया जा सकता है। कनिका को लेक्चरर पद के लिए इंटरव्यू देने जाना था। वो तैयार होकर बैठक में आई तो एक सुखद एहसास से भीग उठी। जब उसने ये देखा कि राघव उसकी मार्कशीट और प्रमाण पत्रों को फाइल में सिलसिलेवार लगा रहे थे, उसे देखते ही राघव ने कहा, जल्दी करो कनिका, नहीं तो बस छूट जाएगी। असीम स्नेह से पति को निहारती हुई कनिका ने धीरे से कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है, बातें बाद में होंगी, अभी चलो। नहीं, आपको आज मेरी बात सुननी ही होगी। तुम क्या कहोगी मुझे पता है, वही रटा रटाया वाक्य कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। राघव व्यंग से हंसकर बोला तो कनिका झेप गई। ठीक है, चलिए, उसने कहा और तेजी से बाहर निकल गई। आज वो अपने पति से कहना चाहती थी कि वो अपने प्रति उनके प्यार को अब महसूस करने लगी है, पर मन की बात मन में ही रह गई। साक्षात्कार देकर आई कनिका को नौकरी पाने का पूरा भरोसा था, पर उस समय वो जैसे आकाश से गिरी जब उसने चयनित लोगों की सूची में अपना नाम नहीं पाया। हृदय इस चोट को सहन करने के लिए तैयार नहीं था, अतः वो फूट फूट कर रोने लगी। पत्नी को रोता देखकर राघव भी संज्ञा शून्य सा खड़ा रह गया। जानता था सफलता का आघात मौत के समान कष्ट से कम नहीं होता। देखो कनिका, पत्नी को दिलासा देते हुए राघव बोला, ये भ्रष्टाचार का युग है। पैरवी और पैसे के आगे आज के परिवेश में डिग्रियों का कोई महत्व नहीं रहा। तुम दिल छोटा मत करो, एक ना एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। एक दिन राघव ने कनिका को समझाते हुए कहा था, शिक्षा का अर्थ केवल धनोपार्जन नहीं है। हमारे समाज में आज भी शिक्षित महिलाओं की कमी है। तुम इसकी अपवाद हो, यही कम है क्या? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं केवल पैसों के लिए व्याख्याता बनने की इच्छुक नहीं थी। अपने अस्तित्व की तलाश, समाज में एक ऊंचा मुकाम पाने की अभिलाषा है मुझे। मैं आम नहीं, खास बनना चाहती हूँ। अपने वजूद को पूरे समाज की आंखों में पाना चाहती हूँ मैं। राघव पत्नी की बदलती मनोदशा से अनजान नहीं था। समझता था कनिका अवसाद के उन घोर दुखदायी पलों से गुजर रही है जो इंसान को तोड़कर रख देते हैं। एक दिन राघव के दोस्त आलोक ने बातों ही बातों में उसे बताया कि 4-5 महीने में ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और उसकी पत्नी कोमल जिला परिषद की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने वाली है। राघव ने कहा, आज के माहौल में तो कदम कदम पर राजनीति के दांव पेच मिलते हैं। कई लोग चुनाव मैदान में उतर जाएंगे,
कुछ गुंडे होंगे, कुछ जमे जमाए तथाकथित नेता। ऐसे में एक महिला का मैदान में उतरना क्या उचित है? ऐसी बात नहीं है। पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगर सीट महिला के लिए आरक्षित हो तो प्रयास करने में क्या हर्ज है? देखना, कई पढ़ी लिखी महिलाएं इस क्षेत्र में आगे आएंगी, आलोक ने समझाते हुए कहा। राघव के मन में एक विचार कौंधा। अगर कनिका भी कोशिश करे तो। उसने उस बारे में पूरी जानकारी हासिल की तो पता चला कि उसके इलाके की जिला परिषद सीट भी महिला आरक्षित है। राघव के मन में एक नई सोच ने अंगड़ाई ले ली थी। मैं चुनाव लड़ूं? क्या आप नहीं जानते कि आज की राजनीति कितनी दूषित हो गई है? कनिका बोली। इसमें हर्ज ही क्या है? वैसे भी अच्छे विचार के लोग यदि राजनीति में आएंगे तो राजनीति दूषित नहीं रहेगी। तुम अपने आप को चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लो। कनिका के मन में 2-3 दिन तक तर्क वितर्क चलता रहा। आखिरकार उसने हामी भर दी। ये बात जब कनिका के ससुर ने सुनी तो वो बुरी तरह बिगड़ उठे। लगता है दोनों का दिमाग खराब हो गया है। जमींदार खानदान की बहू गांव गांव घर घर वोट के लिए घूमते फिरे, ये क्या शोभा देता है? पुरखों की इज्जत क्यों मिट्टी में मिलाने पर तुले हो तुम लोग? ऐसा कुछ नहीं होगा बाबूजी, इसे एक कोशिश कर लेने दीजिए। जरा ये तो सोचिए कि अगर ये जीत जाती है तो क्या खानदान का नाम रोशन नहीं होगा? राघव ने भरपूर आत्मविश्वास के साथ कहा था। राघव ने निश्चित तिथि के भीतर ही कनिका का नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। फिर शुरू हुई एक नई जंग। कनिका ने आम उम्मीदवारों से अलग हटकर अपना प्रचार अभियान शुरू किया। वो गांव की भोली भाली अनपढ़ जनता को जिला परिषद और उससे जुड़ी जन कल्याण की तमाम बातों को विस्तार में समझाती थी। धीरे धीरे लोग उससे प्रभावित होने लगे। उन्हें महसूस होने लगा कि जमींदार की बहू में सामंतवादी विचारधारा लेस मात्र भी नहीं है। वो जितने स्नेह से एक उच्च जाति के व्यक्ति से मिलती है, उतने ही स्नेह से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से भी मिलती है। और उसका व्यवहार भी आम नेताओं जैसा नहीं है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। 50,000 की आबादी वाले पूरे इलाके में कनिका की चर्चा जोरों पर थी। मतगणना के दिन ब्लॉक कार्यालय के बाहर हजारों की भीड़ जमा थी। आखिरकार कनिका 2000 वोटों से जीत हुई। उसकी जीत ने पूरे समाज को दिखा दिया था कि आज भी जनता ऊंच नीच, जात पात, धर्म, समुदाय और अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर योग्य उम्मीदवार का चयन करती है। बड़ी जाति के लोगों की संख्या इलाके में कम होने पर भी हर जाति और धर्म के लोगों से मिले अपार समर्थन ने कनिका को जीत का सेहरा पहना दिया था। घर लौटकर कनिका ने ससुर के चरण स्पर्श किए तो पहली बार उन्होंने कहा, खुश रहो बहू। कनिका आंतरिक खुशी से अनुभूत हो उठी। उसे लगा वास्तव में उसकी जीत तो इसी पल दर्ज हुई है। उसने फिर कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। हम कदम के रूप में राघव जो हर पल उसके साथ थे। 3 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी वो भारी बहुमत से विजयी हुई। उसका रोम रोम पति के सहयोग का आभारी था। अगर वो हर मोड़ पर उसका साथ न देते तो आज भी वो अवसाद के घने अंधेरे में डूबी होती, जिंदगी को एक बोझ की तरह जी रही होती। तभी कमरे का दरवाजा खुला और कनिका की सोच पर विराम लग गया। राघव ने भीतर आते हुए पूछा, तुम अभी तक सोई नहीं? आप कहाँ रह गए थे? कुछ लोग बाहर बैठे थे, उन्हीं से बातें कर रहा था। तुमसे मिलना चाहते थे तो मैंने कह दिया कि मैडम कल मिलेंगी। राघव ने मैडम शब्द पर जोर डालकर हंसते हुए कहा। भावुक होकर कनिका ने पूछा, अगर आपका साथ नहीं मिलता तो क्या आज मैं इस मुकाम पर होती? फिर क्यों आपने सारा श्रेय मेरी लगन और मेहनत को दे दिया? तो मैंने गलत क्या कहा? अगर हर इंसान में तुम्हारी तरह सच्ची लगन हो तो रास्ते खुद ही मंजिल बन जाते हैं। हाँ, एक बात और कि तुम इसे अपना मुकाम मत समझो, तुम्हारी मंजिल अभी दूर है। जिस दिन तुम सांसद बनकर संसद में जाओगी और इस घर के दरवाजे पर एक बड़ी सी नेम प्लेट लगेगी, डॉक्टर कनिका सिंह सांसद लोकसभा, उस दिन मेरा सपना सार्थक होगा।
राघव ने कहा तो कनिका की आंखें खुशी से छलक पड़ी। हर औरत को आपकी तरह प्यार करने वाला पति मिले। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम अब मुझ पर ये आरोप नहीं लगाओगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। नहीं, कभी नहीं। कनिका पति के कंधे पर सिर टिकाकर असीम स्नेह से बोली। तो तुम अब ये पूरी तरह मान चुकी हो कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। राघव ने मुस्कुराकर कहा तो कनिका भी हंसकर बोल पड़ी। हाँ, मैं समझ चुकी हूँ। प्यार की परिभाषा बहुत गूढ़ है। कई रूप होते हैं प्रेम के, कई रंग होते हैं प्यार करने वालों के, पर सच्चे प्रेमी तो वही होते हैं जो जीवन साथी की तरक्की के रास्ते में अपने अहम का पत्थर नहीं आने देते। ठीक आपकी तरह। एक स्वर्णिम भोर की प्रतीक्षा में रात ढलने को बेताब थी। कुछ क्षणों में पूर्व दिशा में सूर्य की किरणें अपना प्रकाश फैलाने को उदित हो उठी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।